हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि क्लास 12 आज मैं बात करने वाला हूं, क्लास 12वीं की बात करने वाला हूं, जिसमें आपने देखा होगा कि मिड टर्म का पेपर चल रहा है और ज्योग्राफी का पेपर हो गया है और आपका पेपर 13 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहला चैप्टर, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, जिसका नाम क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत, इससे लेकर के हम कुछ क्वेश्चन आए हैं और आज हम इसी से चर्चा करेंगे। जो टोटल आपका 35 क्वेश्चन होगा, जो पूरी तरह से एनसीईआरटी पर बेस होगा। एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। अगर आप ये 35 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आने वाले 4 से 5 क्वेश्चन जो एमसीक्यू का होगा वो आप बहुत ही अच्छी तरह से आसानी से पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर का नाम क्या है, दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में कि पहला जो पेपर है, जैसे हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं क्लास 12th में जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो इसमें दो पेपर होता है, बुक अपना पहला बुक और दूसरा बुक। इसमें से आपके इस बार अभी मिड टर्म में जो मिड टर्म का पेपर हो रहा है, इस मिड टर्म में पहले चैप्टर में आपको 7 पढ़ना होता है। फर्स्ट बुक जो होता है इसमें 7 चैप्टर पढ़ना है और सेकेंड बुक में टोटल 8 चैप्टर पढ़ना है। इसमें से आपको मिड टर्म में पहले बुक का 7 चैप्टर और दूसरे बुक का 2 चैप्टर, इस तरह से टोटल आपको 9 चैप्टर आ रहा है। दोस्तों हम इसी 9 चैप्टर के एमसीक्यू पे आपसे चर्चा करेंगे और आप इसे डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट में इसके लेक्चर पहले से पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसमें से जो है पहला चैप्टर जो है, जिसका नाम दो ध्रुवीयता का अंत है, उसी से रिलेटेड हम लोग आज एमसीक्यू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत व्यवस्था के निर्माताओं ने निम्न में से किसको महत्व नहीं दिया था। ठीक है, यानी सोवियत व्यवस्था के जो निर्माता थे, हमारे यहाँ जो सोवियत संघ थी जिसको हम यूएसएसआर कहते थे, इस यूएसएसआर जिसकी स्थापना 1917 में लेनिन के नेतृत्व में हुआ था, बोल्शेविक क्रांति के बाद इसमें इन लोगों ने किस चीज को महत्व नहीं दिया। तो देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निजी संपत्ति की समाप्ति, इसमें निजी संपत्ति का महत्व नहीं दिया गया था। ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये आपका नहीं होगा। समानता के सिद्धांत पर समाज का निर्माण था, इसका नाम ही था कि समानता के आधार पर, अर्थात समता मूलक समाज की स्थापना करना था। कैसे समाज की स्थापना करना था, समता मूलक समाज की स्थापना करना था। तो ये भी बात सही है। अच्छा, विरोधी दल का अस्तित्व नहीं था, क्योंकि देखिए इसमें ना केवल एक पार्टी को महत्व दिया गया था, उस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसी कम्युनिस्ट पार्टी को महत्व दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और तो ये भी बात है। अब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था, यही इसका उत्तर होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण था, जबकि ये कह रहा है कि नहीं था। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन गलत, ये पॉइंट्स गलत है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरा कंसेप्ट पर आधारित ये चैप्टर है। एनसीईआरटी ने भी इस क्वेश्चन की चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में सही है। अब देखिए कुछ ना, जैसे हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि जो आपका यूएसएसआर था, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा समय लेंगे हम आपका। यूएसएसआर में टोटल 15 सदस्य थे, यानी 15 देश थे, और इस 15 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसे अंग्रेजी में यूएसएसआर या सोवियत संघ कहते हैं। और ये 15 देश जो थे अलग अलग थे। इन 15 देशों में 4 गणराज्य था। ठीक है, कितने थे, तो इसमें से 4 यहाँ पर गणराज्य थे, जिसमें से एक को हम लोग रूसी गणराज्य बोलते थे। क्या बोलते थे, रूसी
गणराज्य बोलते थे। इस रूसी गणराज्य के अंदर टोटल 3 देश आते थे। दूसरा जो हमारा था उसको हम लोग बाल्टिक गणराज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? बाल्टिक गणराज्य बोलते थे। बाल्टिक गणराज्य बोलते थे। और ये बाल्टिक गणराज्य जो था इसके अंदर भी 3 देश आते थे। टोटल मिलाकर 6 हो गए। अच्छा, तीसरा जो था उसको हम लोग बाल्कन गणराज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? बाल्कन गणराज्य बोलते थे। बाल्कन गणराज्य बोलते थे। और इस बाल्कन गणराज्य के अंदर कितने लोग थे? तो 4 देश आते थे। इसके बाद जो 5वां था उसको हम लोग मध्य एशियाई गणराज्य कहते थे। मध्य एशियाई गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य कहते थे। और इसके अंदर टोटल 5 देश थे। तो दोस्तों देख लीजिए, 5 और 4 ने 9 और 6 कितने हो गए? 16, 15। इस प्रकार से टोटल मिला करके 15 देश थे। अब इसी में से ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन सा समूह बाल्टिक गणराज्यों के संदर्भ में नहीं था। अब ये बाल्टिक गणराज्य है, तो बाल्टिक गणराज्य में 3 थे, जिसमें से एक का नाम था लुथियानिया, दूसरे का नाम था एस्टोनिया और तीसरे का नाम था आपको लातविया। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन समूह इसमें से सही है। तो देखिए, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया, यही जिसका उत्तर हो जाएगा। यही 3 देश जो थे वो किसके अंदर आते थे? बाल्टिक गणराज्य के अंदर आते थे। बाकी जो थे अलग अलग गणराज्य थे। तो अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बता रहे हैं कि विश्व में सत्ता के 2 केंद्र या ध्रुवों का होना कहलाता है। जैसे आप जब देखेंगे तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस समकालीन में हम जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति होती है और उसके बाद 1991 तक जब तक यूएसएसआर का पतन होता है, इस बीच के कालखंड को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध का काल था ये, इसे हम कोल्ड वॉर कहते। शीत युद्ध का काल था और इस समय शीत युद्ध चलता था और इस समय दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी। इस समय एक दुनिया अमेरिका के नेतृत्व में चल रही थी, जिसे हम पूंजीवादी कहते थे, अर्थात प्रथम दुनिया अमेरिका था जो पूंजीवाद का पूरी तरह से नेतृत्व करता था, पूंजीवाद का। और इसे ही हम क्या नाम दिए थे? प्रथम दुनिया कहते थे। क्या बोलते थे? प्रथम दुनिया कहते थे। और दूसरी जो थी उसका नाम क्या था? उसका यूएसएसआर था। और ये यूएसएसआर साम्यवादी व्यवस्था को लेकर चल रहा था, साम्यवादी व्यवस्था। और इसको हम लोग दूसरी दुनिया के नाम से जानते थे। दूसरी दुनिया कहते थे। ठीक है, अब ये दुनिया 2 हो गई, एक प्रथम दुनिया और एक दूसरी दुनिया। यही अब कह रहा है कि विश्व में सत्ता के 2 केंद्र या 2 ध्रुवों का होना क्या कहलाता है। तो विश्व में उस समय 2 सत्ता था, एक अमेरिका का, एक यूएसएसआर का। तो 2 होने का मतलब हो गया 2 ध्रुवीयता, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जब 1 से 2 से अधिक होते हैं तो उसे हम बहुध्रुवीय कहते हैं। और जब केवल 1 होता है, जैसे 1991 में जब यूएसएसआर का पतन होता है, तो उसके बाद से अमेरिका एक पूरे विश्व में अपना छत्र छाया लेकर के चलता है लंबे समय तक। तो वैसी स्थिति को हम लोग एक ध्रुवीयता का नाम देते हैं। और आज का जो समय चल रहा है वो बहुत ध्रुवीयता का समय चल रहा है। आज केवल अमेरिका का ही वर्चस्व नहीं रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के समय कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन थे। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। कहते हैं कि 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का यानी यूएसएसआर का विघटन हो गया। उस समय कौन थे? तो कहते हैं कि उस समय मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव के समय में ही क्या हुआ था? सोवियत संघ का अंत हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं। यानी हम जब बात करते हैं पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, और उस समय 3 दुनिया थी, यानी पहली दुनिया, उसके बाद दूसरी दुनिया और एक तीसरी दुनिया को हम लोग मानते हैं।
तीसरी दुनिया होती है। तो अब इसमें कहा जा रहा है कि पहली दुनिया में किस प्रकार के देश आते हैं, तो वो देश आते हैं जो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तो वैसे देशों को हम विकसित देश कहते हैं। तो विकसित देश किस में आते हैं, पहली दुनिया में आते हैं। और वह देश जो विकसित नहीं है, अभी विकासशील की अवस्था से गुजर रहे हैं, जैसे भारत है, तो ऐसे को हम दूसरी दुनिया में रहते हैं। तो विकासशील देश यानी प्रोग्रेसिव कंट्री जो होते हैं, जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील देश, ऐसे देश को हम लोग दूसरी दुनिया के अंदर रखते हैं। और जो अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित उनको हम अल्प विकसित देश को तीसरी दुनिया में हम रखते हैं। तो आप यहाँ से उत्तर निकाल सकते हैं कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश थे। अब ये कह रहा है कि विकासशील देश थे या पूंजीवादी, तो ये तो पूंजीवादी तो थे नहीं, यहाँ पे दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश थे। जो दूसरी दुनिया उस समय कौन था, USSR था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। किसके नेतृत्व में अगर पूछा जाए तो किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बताइएगा कि लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। लेनिन के, व्लादिमीर लेनिन नाम था उसका, उसी के नेतृत्व में रूस की क्रांति हुई थी। उसके राजा के खिलाफ, जो रूस का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, रूस का जो राजा था उस राजा का नाम क्या था, जार निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। इसे हम रूस की क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोवियत संघ में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। यानी कहने का मतलब जो था कि सोवियत संघ में टोटल कितने देश थे, तो सोवियत संघ में टोटल आपके कितने देश थे, 15 देश थे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये 15 देश में 4 तरह के थे। 3 देश रूसी गणराज्य थे, 3 देश बाल्टिक थे, 4 देश गणराज्य बाल्कन के थे और 5 मध्य एशियाई थे। अब यही पूछ रहा है कि सोवियत संघ से सबसे पहले कौन सा देश अलग होता है। तो अब इसमें से सबसे पहले अलग होने वाले, इसमें से जो पतन का कारण बनता है वो था पूर्वी जर्मनी के लोग जो थे, जो सोवियत संघ के अंदर में ही आते थे, यही लोग सबसे पहले क्या कर दिए, यानी 1989 को बर्लिन का दीवार गिरा दिया गया। बर्लिन का दीवार क्या था, बर्लिन का जो दीवार था, बर्लिन का दीवार, जिस बर्लिन के दीवार की नींव 1961 में रखी गई थी, उसी को पूर्वी जर्मनी के लोगों ने, यानी जर्मनी जो ये था ना, इसी जर्मनी के बीचों बीच राजधानी बर्लिन में एक दीवार खींची गई जो 150 किलोमीटर लंबी थी, 1961 में बनाई गई थी। इसके इधर वाले हमारे पूर्वी जर्मनी, इधर वाले पश्चिमी जर्मनी कहलाए। पश्चिमी जर्मनी तेजी से तरक्की करने लगे, 89 तक आते आते पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को तोड़ दिया और पूरा जर्मनी एक हो गया और यहीं से सोवियत संघ के पतन का रास्ता खुल गया। तो यही आपका पूछ रहा है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी जर्मनी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। अभी अभी हमने आपको समझाया कि ये मान लीजिए जर्मनी था, इस जर्मनी के बीचों बीच एक दीवार खींची गई, 150 किलोमीटर जो दीवार लंबी थी, जिसे हम क्या कहते थे, बर्लिन का दीवार कहते थे, बर्लिन का दीवार कहते थे, बर्लिन का दीवार कहते थे। इसके वजह से इधर का जर्मनी जो था, इसे हम पूर्वी जर्मनी का नाम देने लगे और ये पूर्वी जर्मनी किसके साथ शामिल हो गया था, USSR के विचारधारा के साथ। जबकि इधर वाला जो था, इसे हम पश्चिमी जर्मनी कहते थे, पश्चिमी जर्मनी हमने नाम दिया। और जब पश्चिमी जर्मनी कहा, और ये पूंजीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, ऐसे में 2 जर्मनी हो गया। अब पूछ रहा है कि एकीकरण कब हुआ, तो एकीकरण तो तभी होगा ना जब दोनों जर्मनी एक मिल जाएगा। और यही जर्मनी जो था, यही बर्लिन का जो दीवार था, इस दीवार को 1989 में क्या कर लिया गया, गिरा दिया गया। जब गिरा दिया गया तो पूरा जर्मनी एक हो गया और यहीं पर 1989 में ही जर्मनी का क्या हो गया, एकीकरण हो गया, एकीकरण हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में
आ गया होगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1989 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव। अंतिम व्यक्ति यही थे, मिखाइल गोर्बाचेव। जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है और उसके बाद से वहां रूस अलग होकर के एक नए राष्ट्र के रूप में अपने आप को डेवलप कर लेता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो निश्चित तौर पे जब दुनिया में दो देश इस समय महाशक्ति के तौर पे थे, एक का नाम अमेरिका था, एक का नाम क्या था मेरे भाई, अमेरिका था, और दूसरा एक संगठन के तौर पे यूएसएसआर था जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। ऐसे में सोवियत संघ का क्या हो जाता है, पतन होता है, तो निश्चित तौर पे रूस भी घायल हो जाता है। ऐसे स्थिति में केवल एक व्यक्ति ताकतवर बच जाता है 1991 में, और यही दुनिया का ताकतवर देश जिसे एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना गया लेके चलता है, तो महाशक्ति के रूप में सी, इसका उत्तर अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं निकला। यानी जब 1991 में सोवियत संघ टूटकर बिखर गया तो इसका परिणाम क्या नहीं निकला। परिणाम तो निकलेगा, रिजल्ट तो निकलेगा, लेकिन क्या परिणाम नहीं निकला। क्या शीत युद्ध की समाप्ति हो गई? निश्चित तौर पे शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। यानी ये परिणाम ये निकला, एक परिणाम क्या निकला, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। क्यों भैया? क्योंकि शीत युद्ध जो चल रहा था ये 1945 से लेकर के 1991 के बीच में जब शीत युद्ध चला, और इसमें दो ही लोग थे, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, यूएसएसआर था। ऐसे में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो केवल तो अमेरिका ही बचा ना, तो अब अमेरिका किससे लड़ाई लड़ेगा? अपने आप से तो लड़ाई लड़ेगा नहीं। ऐसे में शीत युद्ध का अंत हो गया। तो एक तो परिणाम ये निकला, लेकिन क्या पूछ रहा है, क्या परिणाम नहीं निकला? अच्छा, दूसरा कह रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध हुआ। अरे मेरे भाई, जब अमेरिका यूएसएसआर पहले ही खत्म हो गया तो फिर युद्ध कहां से होगा? ये भी नहीं हुआ। अच्छा, सीआईएस का जन्म हुआ, ये तो बात सही है। सीआईएस क्या होता है? इसको हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मतलब ये था कि जब 15 देश थे, एक बात पहले ध्यान से इसको समझ लीजिए, सीआईएस में आपको एक सेकंड में बताता हूं कि 15 जो देश थे जो मिल करके क्या बने हुए थे, 15 देश मिल करके जो यूएसएसआर की नींव रखे थे, इसमें से 1990 में इस 15 में से 3 देश बाहर निकल गए। यानी 3, यानी जो रूसी गणराज्य थे, रूस, बेलारूस और एक और देश था, रूस था, बेलारूस था और यूक्रेन था। ये जब तीनों के तीनों निकल गए तो ऐसे में जो देश बच गए वो केवल 12 ही बच गए थे। इन्हीं 12 देशों ने मिल करके एक यूएसएसआर के तर्ज पर ही एक नया संगठन बनाया था। उसी नया संगठन को सीआईएस कहते थे, लेकिन आगे चलकर सीआईएस भी टिक नहीं पाया। इसका भी 1991 तक आते आते दिसंबर में पतन हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये भी इसका परिणाम नहीं निकला। अच्छा, अब कह रहा है मध्य पूर्व में संकट। अब कह रहा है कि क्या, तो सीआईएस का परिणाम मध्य पूर्व संकट में ये भी हुआ, ये भी हुआ। इसका उत्तर अमेरिका का परिणाम नहीं था, ये युद्ध नहीं हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगला कह रहा है दोस्तों कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? पीछे हमने कई बार चर्चा किया, 15 गणराज्यों को मिला करके बना हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक अर्थात वर्ष 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? तो उसका नाम था ताजिकिस्तान। क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दीबाजी में, आनन फानन में संविधान लिखे गए थे, तो यहाँ पर गृह युद्ध 10 साल तक चला। गृह युद्ध कितने साल तक चला? 10 साल तक चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉक थेरेपी का मॉडल इनमें से किस संस्था या किन संस्थाओं के द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों यहाँ पे मैं इसे बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि टाइम लग जाएगा कि शॉक थेरेपी क्या था। आप हमारे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को देख सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से मैंने आपको शॉक थेरेपी को मैंने समझा रखा है।
शॉक थेरेपी को समझा रखा है, आप वहां पर जाकर के एक बार इसे देख सकते हैं। उत्तर इसका क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। पीछे हमने चर्चा किया था कि लेनिन था, जिसे हम व्लादिमीर लेनिन कहते थे। इसी के नेतृत्व में यहाँ पे क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश CIS का सदस्य नहीं है। तो देखो भैया, इसमें से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, और अजरबैजान, पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था। तो उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया था। एक भी क्वेश्चन आप NCERT के बाहर इसमें नहीं देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने NCERT को पढ़ करके उससे निकाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी। अभी हमने पीछे आपको डिस्कस में समझाया था कि 150 किलोमीटर या लंबी थी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था। क्या देशद्रोहियों ने गिराया था, आम जनता ने, सरकार ने या पुलिस ने। नहीं, आम जनता ने। और वो भी आम जनता किधर की थी, तो पूर्वी जर्मनी की आम जनता। किधर की, पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इसे क्या किया था, गिरा दिया था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही। अब देखिए नॉर्मली इसमें आप जोड़ लीजिए, 1961 में इसमें बनाया गया था और 1989 में इसे गिरा दिया गया। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कितने साल होगा, जुड़ा हुआ कर लीजिए। यानी ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, कट गया, टोटल मिलाकर के 28 विकल्प है। इसका उत्तर ये निकल गया। अगर मैं पीछे भी अपने कई वीडियो में आपको यही बताने का प्रयास किया हूं, कभी भी किसी क्वेश्चन को आप रटने की कोशिश मत करिए, उसे समझने की कोशिश करिए। कभी भी रटिएगा तो अगला क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। अगर समझ लीजिएगा तो उसी ऑप्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन का निर्माण होता है। यहाँ देख लीजिए 89 में जब उसका विघटन हो गया, 91 में उसका निर्माण, 1961 में निर्माण होता है, तो इतना माइनस कर दीजिए, 28 साल रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है CIS का पूर्ण रूप क्या है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्र कुल कहते हैं इसको, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य कौन सी आशंका वाले क्षेत्र में थे, तो इसे हम कहते हैं संघर्ष वाले। ज्यादातर वहां पे संघर्ष हुआ। कब, जब सोवियत संघ का पतन हो गया तब। रूस के 2 गणराज्य जहां हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला, उसका नाम क्या था, चेचन्या और दर्गिस्तान। ये तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि बार बार क्वेश्चन पूछा है और मिड टर्म में तो बहुते बार ये क्वेश्चन पूछा है। ये हो सकता है कि रिपीट करे, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, चेचन्या और दर्गिस्तान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शॉक थेरेपी का क्या परिणाम हुआ। पूर्वी देशों में शांति स्थापित हुई, नहीं। कई देशों की मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, नहीं। वहां के तो मुद्रा का नाम घट गया। पूंजीवादी देश गरीब हो गए, कैसे, साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। इसका उत्तर क्या होगा, साम्यवादी देशों के उद्योग क्या हो गए, चौपट हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में कैसी हुई। देखिए कितना टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन था, अमेरिका। अब मान लीजिए कि 1 नंबर अमेरिका था, इसी को माइनस कर दीजिए, 2 नंबर जो था वो रूस था, रसिया था। अब बताइए कि जब पहले वाले को माइनस कर दीजिए, अब पूछ रहा है कि उसको छोड़कर, यानी पहले वाले को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में कैसी होगी। तो जब पहला व्यक्ति हट गया, दूसरा व्यक्ति बच गया, तो पहला व्यक्ति ही तो नंबर 1 पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसमें सर्वाधिक हो जाएगी उत्तर। बस एक कम नहीं होगा, इन नहीं के बराबर था, ऐसा नहीं, सर्वाधिक इसी की तो होगी। अरे मान लीजिए कि पहला व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति तो है रहा नहीं, तो दूसरा वाला ही तो नंबर 1 पे स्थान पे आ जाएगा। तो सर्वाधिक इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है क्या कि रूस की मुद्रा का नाम क्या था। रूस की मुद्रा का नाम रूबल था। क्या था, रूबल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो 1982 में इन्होंने बने थे और बहुत सुधार करने की कोशिश किया था। अब कह रहा है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। शॉक थेरेपी को 1991 में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता किसे दे दी गई थी? तो रूस, चूंकि रूस ही उत्तराधिकारी बना था तो सारी चीजें रूस को ही सौंप दी गई थी। तो रूस ही क्या बन गया था? इसका उत्तराधिकारी सुरक्षा परिषद में बन गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिरा दिया गया था? अभी अभी हमने चर्चा किया 1989 में। और किसने गिराया था? तो स्पष्ट कह रहा है कि पूर्वी जर्मनी के द्वारा, यानी पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे गिराने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने व्यवस्था को अपनाया था। कौन सी व्यवस्था को अपनाया था? शॉक थेरेपी अपनाया था। हालांकि शॉक थेरेपी उन्होंने अपनाया जरूर, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अगला कह रहा है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? 1979 में। यही वो कारण था जिससे कि सोवियत संघ और विघटन के रास्ते पर चल दिया। इसके बारे में हम बताते, लेकिन आपके सिलेबस से ये टॉपिक ही हटा दिया गया। केवल इतना सिलेबस में है कि सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये तो सोवियत संघ के ही थे, तो सोवियत संघ इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? बोरिस येल्त्सिन बने थे, जिसका नाम था, पूरा नाम बोरिस येल्त्सिन था। अगला क्वेश्चन है, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, कि ग्लासनोस्ट और पेरिस्टोका के मंत्र किसने दिया था? यानी ये दो तरह के सुधार था जिसे हम लोग, सोवियत संघ का जब पतन हो रहा था तो मिखाइल गोर्बाचोव ने इसे पुनर्गठन और सुधार की बात कही थी। तो उसी तरह से इसको फ्रांसीसी भाषा में ग्लासनोस्ट और पेरिस्टोका कहते हैं। तो इसको किसने दिया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। इस प्रकार दोस्तों हमने इसमें कोशिश की कि कम से कम आपके 25 क्वेश्चंस जो है वो 35 क्वेश्चन हमने पूरी तरह से एनसीईआरटी के आधार से निकाला हुआ क्वेश्चन था। अगर आप ये 35 क्वेश्चन मेरे भाई बना लेते हैं तो निश्चित तौर पे इस चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, कम से कम 10 नंबर का ये चैप्टर है। यहाँ से आप 2 से 3 एमसीक्यू जो आएगा वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों से कहिएगा कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।